नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जो कि प्रयोगवादी कविता के महत्वपूर्ण कवि हुए। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के पश्चात इन्होंने वहीं से सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहीं पर इन्होंने हिंदी अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में प्रमुख संपादक का कार्यभार भी संभाला। डॉक्टर धर्मवीर भारती की काव्य प्रतिभा का परिचय दूसरे शतक से हिंदी संसार को प्राप्त हुआ। तब से लेकर अब तक यह विकास क्रम तीव्र वेग से चल रहा है और आज धर्मयुग पत्रकारिता की कसौटी बन चुका है। धर्मवीर भारती की मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। उनकी अन्य भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि काव्य संग्रह ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी है, और उपन्यास भी है 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, एकांकी, नदी प्यासी थी, निबंध, ठेले पर हिमालय, साहित्य, विचार और समृद्धि इत्यादि। उनको कुछ सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। वर्ष 1972 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ष 1984 में हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 1986 में संस्था सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। वर्ष 1989 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान। उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा, उन साहित्य के अंतर्गत उनके साहित्यिक विशेषताएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। उपेक्षित लोगों के प्रति उदार दृष्टिकोण। डॉक्टर धर्मवीर भारती जो कि बहुत ही सिद्ध कवि हुए, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। जैसे उनकी प्रसिद्ध कविता है एक, रथ का टूटा पहिया। रथ का टूटा पहिया में उन्होंने रथ के टूटे हुए पहिए के माध्यम से यह बताना चाहा है कि ना जाने कब कोई तुच्छ और हीन समझे जाने वाली वस्तु मनुष्य के काम आ सकती है। हर वस्तु का कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। चक्रव्यूह एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से कवि ने सामाजिक विषमताओं और आधुनिक युग के अत्याचारों को प्रकट किया है। महाभारत के युद्ध में सप्त महारथियों के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में जिस प्रकार अभिमन्यु फंस गया था, उसी प्रकार आधुनिक समाज की विषम परिस्थितियों में साधारण मानव भी फंसा हुआ है।
जिस प्रकार उसने अपनी रक्षा के लिए रथ के एक टूटे हुए पहिए का प्रयोग किया, उसी प्रकार विषम परिस्थितियों से बच निकलने के लिए लघु समझे जाने वाली कोई वस्तु या व्यक्ति भी सहायक सिद्ध हो सकता है। उपेक्षित मानव की उन्होंने इस कविता के माध्यम में उपयोगिता बताने की चेष्टा की है। उनका मानना है कि विश्व में कुछ भी अनुपयोगी अथवा व्यर्थ नहीं है। उनकी दूसरी साहित्यिक विशेषता है दार्शनिक विचारधारा एवं सामाजिक दृष्टिकोण। उनकी एक कविता है फूल, मोमबत्तियाँ और सपने। इस कविता के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जीवन का और अपनी दार्शनिक विचारधारा का प्रदर्शन किया है। इसमें फूल जीवन के उल्लास के प्रतीक हैं, मोमबत्तियाँ प्रकाश की और सपने जीवन की अस्थिरता के प्रतीक हैं। कवि स्वीकार करता है कि फूल, मोमबत्तियाँ, टूटे सपने, पागल बना देने वाले क्षण, दफ्तर का कामकाज, फाइल और भत्ता, वेतन आदि ये सभी जीवन की सच्चाई हैं। इसके सपने, पागल बना देने वाले, दफ्तर का कामकाज, फाइलां और भत्ता, वेतन आदि ये सभी जीवन की सच्चाई हैं। इसके साथ साथ गलत रास्ते पर चलना, चांद की छाया में आँखों का नम होना, बच्चों की दूधिया सी हंसी आदि भी जीवन की सच्चाइयाँ हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। जो लोग मेजों की कोरों पर माथा रखकर रोते हैं, वे ये नहीं जानते कि यह पीड़ा केवल उन्हीं की नहीं बल्कि सबकी है। जीवन में जिन्होंने जो कुछ भी पाया है, उन्होंने अवश्य कुछ न कुछ खोया भी है। भले ही यह जीवन बोझ है, लेकिन सबको जीना पड़ता है। कवि ने कहा है, जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख रोने वाले, यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, यह सबका है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। कवि का कथन है कि जब यह दर्द और गहराइयाँ में उतर जाता है तो उससे व्यक्ति को एक नवीन अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे नए अर्थ खुलने लगते हैं। किसी अज्ञात शक्तियों की उंगलियां उसमें संगीत उत्पन्न करती हैं और फिर से कामकाज, संघर्ष, नीरस बातें, फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने तथा उनसे उत्पन्न पीड़ा एक विशाल जीवन का रूप धारण कर लेते हैं। निराशा ही ताकत बन जाती है। इसीलिए प्यार में असफलता मिलने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कवि का यही दृष्टिकोण उसको अन्य कवियों से भिन्न करती है। अगली साहित्यिक विशेषता है कृषक वर्ग का यथार्थ चित्रण। उन्होंने कुछ कविताएं ऐसी भी लिखी हैं जो कि ग्रामीण जनजीवन से संबंधित हैं। इसमें से एक कविता है बुआई का गीत। इस कविता के माध्यम से कवि ने कृषक समाज के जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। गांव के किसान खेतों में बीज बोने से पहले बादलों से प्रार्थना करते हैं कि वे आकर वर्षा करें ताकि उनके खेतों में भरपूर फसल लहलहाने लगे। कवि कहता है कि गौर वर्णी सुगंधित धरती है और किसान के पास काले रंग के बीज हैं। वो आहान
आह्वान करता हुआ कहता है कि बदरा पानी दो। गोरी गोरी सोंधी धरती, कारे कारे बीज, बदरा पानी दे। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वाले नई फसल में बोओगे क्या चीज, बदरा पानी दे। आपस में जो कृषक वर्ग है पूछते हैं कि तुम नई फसल में क्या बोने जा रहे हो। कोई कहता है कि मैं अपने खेतों में वीर बूटी बोऊंगा, कोई कहता है इंद्रधनुष के साथ रंग बोऊंगा, नए सितारे बोऊंगा, नए धान के रंग बोऊंगा। इस पंक्तियों के द्वारा कवि ने विभिन्न प्रकार की फसलों की ओर संकेत किया है। किसानों की पत्नियां गुहार लगाती हैं कि वह हरी हरी चुनरी धारण करेंगी, कजरी के गीत गाएंगी, हाथों में मेहंदी लगाएंगी, राखी के धागे तैयार करेंगी, क्योंकि श्रावण मास की प्रथम तीज आ रही है। हे बदरा पानी बरसाओ, क्योंकि पानी बरसेगा तो सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किसान वर्ग का वर्णन किया है कि किस प्रकार वो निर्भर रहता है पूरी तरह से बादलों वाली वो किस प्रकार निर्भर रहता है वर्षा पर। अगर बादल अच्छा पानी बरसाते हैं तो उसकी फसल अच्छी होती है और उसका जीवन यापन खुशहाली से व्यतीत होता है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुआई का गीत लोकगीत से मिलता जुलता है। इसमें कवि ने बड़ी ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से पाठकों के सामने अपने कृषक वर्ग का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है सृजन की प्रेरणा। सृजन यानी कि किसी चीज का फिर से निर्माण करना। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लिखे हैं, जिसमें से एक है गुलाम बनाने वाली कविता। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है कि किस प्रकार वो आर्थिक और सांस्कृतिक ढंग से लोगों को अपनी कविता के माध्यम से सचेत कर सकते हैं कि उन्हें अब अपनी संस्कृति को विदेशी रूप में ढालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही उनकी कविता है थके हुए कलाकार से, जिससे प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा सृजन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। थके हुए कलाकार से कविता के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि एक कलाकार सृजन का देवता होता है। यदि कलाकार अपने चारों ओर फैले हुए विनाश से घबराकर अपने सृजन कार्य छोड़ देगा तो इस संसार के लोगों ने अपनी नई और रंग बिरंगी कल्पनाओं की दुनिया बसाने के जो सपने देखे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कवि कहता भी है, रुका तू गया रुक जगत का सृजन, नई दृष्टि का सप्तरंगी स्वपन, रुका तू गया रुक जगत का सृजन। हे कलाकार, तुम विनाश के नव निर्माण का एक अंग हो। पुराने विनाश के बाद ही नव निर्माण का अवसर मिलता है। सृजनकर्ता को एक आकार प्रदान करता है। इसीलिए कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें विनाश से घबराकर नव निर्माण करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी विचारधारा को अभिव्यक्त करके कवि ने यह कविता थके हुए कलाकार से संबोधन किया है। अगली विशेषता है भाषा शैली। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। कुछ आलोचकों का मत है कि
काव्य चेतना केवल भाव विचार को लेकर सफल नहीं होते। जब भावों व विचारों की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक हो तभी काव्य की सफलता मानी जाती है। कविता के सौंदर्य तत्वों में भाषा का एक प्रमुख तत्व है। डॉक्टर धर्मवीर भारती इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे। वे जानते थे कि भाषा केवल भावों की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, अपितु काव्य की शोभा भी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के काव्य में प्रयुक्त भाषा सर्वत्र सरल स्पष्ट है एवं भावों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण क्षमता भी रखते हैं। भारती जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। वे एक कुशल संपादक और पत्रकार होने के साथ साथ सफल कवि और उपन्यासकार भी थे। उन्होंने अपनी काव्य भाषा को व्यवहारिक बनाने के लिए तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव उर्दू तथा फारसी शब्दों का भी मिश्रण किया है। धर्मवीर भारती की भाषा बोधगम्य है और इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में कहीं तो तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है तो कहीं उर्दू शब्दों की, लेकिन सरलता और सुबोधता की दृष्टि से यही गुण उसमें श्रृंखलाबद्धता का आभास कराती है। कवि ने शिल्प के क्षेत्र में सुंदर प्रतीक योजना की है। उनकी भाषा अत्यंत सरल सीधी और स्पष्ट है तथा शैली नाटकीय एवं संगीतात्मक है। संवादात्मकता का तत्व उनकी कला की प्रमुख विशेषता है। यह थी धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उनकी कविताओं के आधार पर। अगले भाग में हम करेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण कविताओं की व्याख्या। धन्यवाद।